यह कहानी मैं 26 जुलाई 2026 को सुना रही हूँ, जब भारत ऐसे संकट में पड़ा है जहाँ विज्ञान और तकनीक अपने सबसे बुरे दौर में है। शिक्षा और स्वास्थ्य पाखंडी बाबाओं के हाथ में दे दी गई है, जो न ही विज्ञान पर शोध करते हैं और न ही ऐसे किसी शोध को बढ़ावा देते हैं। भारत आज लोकतांत्रिक संकट से जूझ रहा है और देश का जागरूक और चिंतित नागरिक अपने देश को पाखंड से बचाने की कोशिशों में लगा हुआ है। देश भर में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें शिक्षा, शोध, न्याय, रोजगार, स्वास्थ्य और जीने की आजादी मिले, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज जब मैं यह कहानी सुना रही हूँ, तब ऐसा कहा जा रहा है कि भारत की सरकार इतिहास को दक्षिणपंथी मोड़ देने की कोशिशों में है और चारों ओर झूठ का, फरेब का बोलबाला है। स्कूल, कॉलेज और न्यायपालिका सभी भटक गए हैं और आम नागरिक अपने हक के लिए सड़कों पर उतर गया है। अपने हक को ऊपर रखते हुए सरकार से लगातार मांगे कर रहा है, वह भी शांति प्रिय और अहिंसक तरीकों से। आइए अब 1990 में चलते हैं। ध्यान से मेरे एक एक शब्द को कान लगाकर सुनिए और वैज्ञानिकता और मानवता के गठजोड़ से आकर्षित होइए। 1990 में भी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां इतिहास बदल रहा था और एक साथ कई दिशाओं में बदल रहा था। एक ओर शीत युद्ध समाप्ति की ओर था, तो दूसरी ओर कंप्यूटर और इंटरनेट का युग जन्म ले रहा था। वैश्विक अर्थव्यवस्था नए रूप में ढल रही थी। भारत विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रहा था और जल्दी ही आर्थिक उदारीकरण की राह पर चलने वाला था। लेकिन इसी समय दुनिया की कुछ प्रयोगशालाओं में एक ऐसी तैयारी चल रही थी जिसकी चर्चा अखबारों के पहले पन्नों पर नहीं थी, पर उसका प्रभाव आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ने वाला था। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे कुछ लोगों ने पागलपन कह डाला। उनका कहना था कि अगर मानव शरीर की पूरी आनुवंशिक पुस्तक यानी जीनोम को पढ़ लिया जाए तो चिकित्सा विज्ञान हमेशा के लिए बदल सकता है। यह पहल इतनी विशाल थी कि किसी एक विश्वविद्यालय या किसी एक देश के बस की बात ही नहीं थी। इसलिए फैसला किया गया कि इसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पूरा किया जाएगा। 1990 में अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ और यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने औपचारिक रूप से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत की। बाद में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और चीन की प्रयोगशालाएं भी इसमें शामिल हुईं। यह विज्ञान के इतिहास की उन दुर्लभ परियोजनाओं में से एक थी जिसमें इन सभी देशों ने प्रतिस्पर्धा से अधिक वैज्ञानिक सहयोग को महत्व दिया। इनका लक्ष्य था कि इंसान के डीएनए के लगभग 320 करोड़ बेस पेयर्स का क्रम यानी उनका सीक्वेंस पता करना और उसके सभी जीनों की पहचान करना। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर तक आ रही थी और इसे पूरा करने के लिए 15 सालों का समय निश्चित किया गया। इतनी अधिक राशि सुनकर दुनिया के कई लोगों ने सवाल उठाया और कहने लगे कि क्या केवल इंसानी डीएनए को पढ़ने के लिए इतना धन खर्च करना उचित है? आलोचकों का तर्क था कि इतने पैसे से हजारों अस्पताल बनाए जा सकते हैं, लेकिन समर्थकों का उत्तर अलग था। उनका कहना था कि अस्पताल बीमारी का इलाज करते हैं, जबकि जीनोम बीमारी के मूल कारण को समझने का रास्ता खोल सकता है। यदि कारण समझ में आ जाए तो भविष्य की चिकित्सा अधिक प्रभावी और कम खर्चीली हो सकती है। लेकिन समस्या केवल धन की ही नहीं थी, असली चुनौती टेक्नोलॉजी की भी थी। उस समय डीएनए को पढ़ने की सबसे उन्नत तकनीक भी बहुत धीमी थी। वैज्ञानिक पहले कोशिकाओं से डीएनए निकालते, फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटते। हर टुकड़े का अनुक्रम यानी हर टुकड़े का सीक्वेंस अलग अलग पढ़ा जाता और फिर कंप्यूटर की सहायता से उन लाखों टुकड़ों को सही क्रम में जोड़ने की कोशिश की जाती।
यह ठीक वैसा ही था जैसे किसी विशाल किताब के करोड़ों अक्षरों को काटकर हवा में उछाल दिया जाए और फिर बिना किसी पेज संख्या के उन्हें वापस सही क्रम में जोड़ने का काम किया जाए। इस कठिन काम को संभव बनाने के लिए स्वचालित डीएनए सीक्वेंसर, उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर और नए एल्गोरिदम विकसित किए गए। अब यह परियोजना सिर्फ जीव विज्ञान तक सीमित नहीं रही। इसमें कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, सांख्यिकी, इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ भी शामिल हो गए। यही वह समय था जब बायो इन्फॉर्मेटिक्स नामक क्षेत्र तेजी से विकसित होने लगा था। एक ऐसा क्षेत्र जिसने आगे चलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई और जीनोमिक्स को जोड़ने की नींव रखी। इसी दौरान परियोजना का नेतृत्व संभालने वाले प्रमुख वैज्ञानिकों में एक नाम तेजी से उभर कर सामने आया। नाम था फ्रांसिस कॉलिंस। वे सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उनका मानना था कि मानव जीनोम पूरी मानवता की साझी विरासत है और इसकी जानकारी सभी वैज्ञानिकों के लिए खुली होनी चाहिए। उनका सिद्धांत था कि जैसे ही कोई डीएनए सीक्वेंस पढ़ा जाए वैसे ही तुरंत उसे सार्वजनिक डेटाबेस में डाल दिया जाए, जिससे पूरी दुनिया का कोई भी शोधकर्ता उसका उपयोग कर पाए। लेकिन विज्ञान की दुनिया में हर कोई इस विचार से सहमत नहीं था। 1998 में एक नई चुनौती सामने आ गई। अमेरिकी वैज्ञानिक और उद्यमी जे क्रेग वेंटर ने अपनी निजी कंपनी सेलेरा जेनोमिक्स के माध्यम से घोषणा की कि वह सरकारी प्रोजेक्ट से पहले ही पूरा मानव जीनोम पढ़कर दिखाएंगे। वेंटर का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि नई मशीनों और तेज कंप्यूटेशनल तकनीकों की सहायता से यह काम बहुत कम समय में किया जा सकता है। उन्होंने होल जीनोम शॉटगन सीक्वेंसिंग नामक मेथड पर भरोसा किया, जिसमें डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बाद में कंप्यूटर द्वारा जोड़ा जाता था। अब विज्ञान में एक ऐतिहासिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी थी। एक ओर सरकार द्वारा वित्त पोषित अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट था जिसका नेतृत्व फ्रांसिस कॉलिंस कर रहे थे, और दूसरी ओर निजी क्षेत्र की तेज और आक्रामक कंपनी थी जिसका नेतृत्व क्रेग वेंटर कर रहे थे। मीडिया ने इसे जीनोम रेस का नाम दे दिया। अखबारों और वैज्ञानिक पत्रिकाओं में लगातार चर्चा होने लगी कि पहले कौन पहुंचेगा, सरकारी वैज्ञानिक या निजी कंपनी। यह प्रतिस्पर्धा केवल प्रतिष्ठा की नहीं थी, इसके पीछे ज्ञान के स्वामित्व का सवाल भी था। यदि कोई निजी कंपनी सबसे पहले मानव जीनोम का बड़ा हिस्सा पढ़ लेती और उस पर बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधिकार स्थापित कर लेती, तो भविष्य के शोध और दवा उद्योग पर उसका गहरा प्रभाव पड़ सकता था। दूसरी ओर सरकारी परियोजना थी जो इस ज्ञान को सार्वजनिक संपत्ति बनाए रखना चाहती थी। इसलिए यह केवल विज्ञान की दौड़ नहीं थी, यह इस बात की भी लड़ाई थी कि मानवता की सबसे महत्वपूर्ण जैविक जानकारी किसकी होगी, पूरी दुनिया की या कुछ निजी कंपनियों की। प्रतिस्पर्धा का एक अप्रत्याशित परिणाम यह हुआ कि दोनों पक्षों ने अपने अपने काम की गति कई गुना बढ़ा दी। नई मशीनें विकसित हुईं, डेटा विश्लेषण तेज हुआ और वैज्ञानिकों ने 24 घंटे काम करना शुरू कर दिया। जिस परियोजना के लिए 15 साल का अनुमान लगाया गया था, वह अपेक्षा से कहीं तेजी से आगे बढ़ने लगी। आखिरकार 26 जून 2000 का दिन आया। उस दिन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने व्हाइट हाउस में एक ऐतिहासिक घोषणा की। सरकारी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और सेलेरा जेनोमिक्स दोनों ने मिलकर मानव जीनोम का पहला ड्राफ्ट सीक्वेंस तैयार कर लिया था, पर यह पूरा नहीं था। लेकिन पहली बार इंसान ने अपनी आनुवंशिक पुस्तक का अधिकांश भाग पढ़ लिया था। उस अवसर पर बिल क्लिंटन ने कहा कि मानवता ने जीवन की भाषा को पढ़ने की दिशा में एक महान कदम उठा लिया है। यह वक्तव्य दुनिया भर के
तमाम समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा। कुछ लोगों ने इसे चंद्रमा पर मानव के कदम रखने के बाद विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा। इसके बाद भी काम समाप्त नहीं हुआ। अगले 3 सालों तक वैज्ञानिकों ने सीक्वेंसिंग की कई त्रुटियों को सुधारा, रिक्त स्थान भरे और डेटा की गुणवत्ता बेहतर बनाई। अंततः 25 अप्रैल 2003 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को आधिकारिक रूप से पूर्ण घोषित कर दिया गया। यह परियोजना निर्धारित समय से लगभग 2 साल पहले पूरी हो गई थी। लेकिन जब अंतिम आंकड़े सामने आए तो एक आश्चर्यजनक तथ्य ने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को चौंका दिया। लंबे समय तक अनुमान लगाया जाता रहा था कि मनुष्य में लगभग 1 लाख जीन होंगे, लेकिन जीनोम विश्लेषण के बाद पता चला कि मनुष्य में केवल 20,000 से 21,000 जीन ही हैं। यह संख्या कई वैज्ञानिकों की अपेक्षा से बहुत कम थी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि मनुष्य की जटिलता केवल जीनों की संख्या में नहीं, बल्कि इस बात में छिपी है कि वे जीन कब, कहां और किस प्रकार सक्रिय या निष्क्रिय होते हैं। इस खोज ने जीव विज्ञान की दिशा ही बदल दी। अब सवाल यह नहीं था कि हमारे पास कितने जीन हैं, सवाल यह था कि वे एक दूसरे के साथ संवाद कैसे करते हैं, पर्यावरण उन्हें कैसे प्रभावित करता है और बीमारियों के समय उनमें क्या परिवर्तन होता है। यहीं से आधुनिक जीनोमिक्स, एपिजेनेटिक्स और व्यक्तिपरक चिकित्सा यानी प्रिसिशन मेडिसिन का नया युग शुरू हो गया। व्यक्तिपरक चिकित्सा ऐसी पद्धति है जिसमें हर मरीज का इलाज उसके अपने जीन, जीवन शैली, पर्यावरण और चिकित्सा इतिहास को ध्यान में रखकर किया जाता है, न कि एक ही दवा सबके लिए वाले सिद्धांत पर। सरल शब्दों में कहूं तो प्रिसिशन मेडिसिन का अर्थ सही व्यक्ति को सही समय पर सही दवा और सही मात्रा में देना है। लेकिन शायद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी सफलता केवल वैज्ञानिक नहीं थी। इसकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि इसने यह सिद्ध कर दिया कि जब दुनिया के देश ज्ञान को साझा करने का निर्णय लेते हैं तो वे असंभव लगने वाले लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं। यह परियोजना प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों की शक्ति का अद्भुत उदाहरण बन गई। फिर भी यह अंत नहीं था। वास्तव में यह तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि मानव जीनोम पढ़ लेने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न अब सामने था। इस जानकारी का उपयोग कैसे किया जाए? क्या इससे कैंसर का इलाज होगा? क्या जन्म से पहले आनुवंशिक रोगों को रोका जा सकेगा? क्या मनुष्य अपने जीन बदल सकेगा? और क्या एक दिन विज्ञान मनुष्य की आयु बढ़ाने या नई जैविक क्षमताएं विकसित करने में सक्षम होगा? इन्हीं प्रश्नों ने 21वीं शताब्दी के विज्ञान की दिशा तय कर दी।